नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। 5 दिन के अपने यूपी दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति ने 20 मिनट तक भाषण दिया। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के बारे में खुलकर बातचीत की। राष्ट्रपति ने 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 1 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। इस दौरान केंद्र और यूपी सरकार की तारीफ भी की। प्रसन्नता इस बात की है कि जिस प्रकार की सोच अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आज शुभारंभ हुआ। बाबा साहब की स्नेह भूमि लखनऊ में उनके स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। मैं चाहूंगा कि यहाँ प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं। और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। इस महामानव के साथ किस कालखंड में क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जब 29 जून 2021 को हम सब यहां पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में इस केंद्र का भूमिपूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। याद करिए, आज से 93 वर्ष पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ भी किया था। यानी ठीक 93 वर्ष पहले 1928 में समता, देश गुलाम था, देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा और अपनी उच्च शिक्षा को अर्जित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की सेवा के लिए आगे आए थे। और आज ही वह तिथि थी जब उन्होंने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ करके देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, पूरे देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य का शुभारंभ भी किया था। हम सब गौरवान्वित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो,
वहीं लखनऊ में बन रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक को लेकर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी पर इस कार्यक्रम की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस भी इसे बीजेपी की दलित वोट बैंक साधने की रणनीति बता रही है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा, मायावती को खुश होना चाहिए कि बाबा साहब का स्मारक बनाया जा रहा है। यह चुनाव के लिए नहीं, बाबा साहब के सम्मान के लिए हुआ है। 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में तांडव रहा, अराजकता रही, संविधान की धज्जियाँ उड़ी और वो भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बाबा साहब को नहीं मानती है, जो चुनाव आ गया उन्हें बाबा साहब की याद आती है, मेमोरियल की याद आती है और महामहिम राष्ट्रपति से जिनसे एक दिन पहले जिनके भाषण ज़्यादा चर्चा में होते हैं उनसे उदाहरण रहती है, तो संदेह उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाता उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों से नहीं है, संविधान से नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए चीज़ें करते हैं। ये भी राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक ड्रामा है और राजनीतिक लाभ लाने के लिए किया गया है। अब ये प्रश्न तो आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए था। रही बात, क्योंकि 3 जुलाई को अभी चुनाव संपादित होना है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कई जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और शेष बहुतों का निर्वाचन मतदान के बाद होगा। इसलिए जो लोकतांत्रिक परंपरा है, हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। आजादी के बाद वर्षों तक बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान कांग्रेस के कारण नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के बाद ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिली। बाबा साहब के से जुड़े हुए स्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ घोषित करने का काम किया। बाबा साहब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके जन्मदिवस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। बाबा साहब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मन में, दिल में, विचार में बहुत सम्मान है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मायावती जी उसको एकाधिकार बनाना चाहती है। वो चाहती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक नफा और नुकसान केवल बहुजन समाज पार्टी के खाते में हो, लेकिन वो केवल राजनीति की विषय वस्तु नहीं है। बाबा साहब ने इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों को जो आवाज देने का काम किया है। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की ओर है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 174 नए केस सामने आए, जबकि 254 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में 2,37,783 टेस्ट किए गए और प्रदेश में अब तक 5,75,00,000 से अधिक कोविड के टेस्ट हो चुके हैं। प्रदेश में 174 नए मामले आए हैं और 254 लोग या तो अस्पताल से ठीक होकर घर गए हैं या अपने घर में ही थे, अब वो उन्होंने ठीक होने की सूचना दी है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव मामले 2,946 रह गए हैं। पहली बार ये 3,000 से कम हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 30 अप्रैल 2021 को यही मामले 3,10,000 थे और जो आज प्रतिदिन आने वाले आज 174 मामले हैं, वो 23 अप्रैल 2021 को 38,000 आए थे। तो आप देखेंगे कि दोनों मामलों में, कुल एक्टिव मामलों में जहां 3,10,000 थे, वो घट के 2,946 रहे हैं और प्रतिदिन आने वाले मामले भी अपने जो अधिकतम 38,000 से घट के अब 174 रह गए हैं। ये दोनों संख्याएं दर्शाता है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो 3T का एक फॉर्मूला जो लागू किया गया है और उसके साथ साथ 2 अभिनव प्रयोग किए गए कि एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रही, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की जो है सप्लाई वो चलती रही, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्य चलता रहा। ये सब चलने के बाद जो लोगों का आवागमन रोका गया और उसके साथ साथ जो ये 3T ट्रेस,
टेस्ट और ट्रीट का जो ये 3T का एक फॉर्मूला तेजी से लागू किया गया, जिसमें कि निगरानी समितियों द्वारा घर घर जा जाकर लोगों को तलाशा गया, लक्षण की जानकारी ली गई और जहां लक्षण युक्त पाया गया उसका तुरंत उन्हें दवा दी गई, उनका टेस्ट कराया गया और टेस्ट कराने पर उनका समुचित इलाज किया गया, उनको क्वारंटीन किया गया, आइसोलेशन में रखा गया ताकि ये आगे ना फैल सके। 5 मई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार विशेष अभियान चलाया गया, जहां पर कि जो कोरोना से हमारे जो जितने भी लक्षण युक्त अगर कहीं पाए गए तो उनको घर घर जाकर तलाशा गया। इस प्रकार का प्रयास पहली बार और इस प्रकार का अभिनव प्रयोग पूरे देश में किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुआ, पहली बार हुआ। और अब तक इस ट्रेस के अभियान में 17 करोड़ 22 लाख लोगों से अधिक तक हमारी जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की वो पहुंचकर उन्होंने उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है, लक्षणों के बारे में जानकारी ली है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में अब रिकवरी का प्रतिशत 98.5% हो गया है और कल जो है 2,37,783 टेस्ट हुए हैं। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि केवल 174 मामले आए हैं और 2,37,783 टेस्ट हुए हैं। कम मामले आने पर भी टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है। ये भी एक रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होकर उन्हें अर्ली डिटेक्शन करके उन्हें जो है दवा भी दी जाए और आइसोलेशन क्वारंटीन जो भी समुचित प्रक्रिया है वो करके संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जाए। 2,946 मामलों में से 1,810 जो है हम व्यक्ति जो है होम आइसोलेशन में हैं। यहाँ ये भी बताना है कि जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू में औद्योगिक गतिविधियां जो है चालू रखी गई और उसके साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि जो हमारी स्थानीय जो हमारे प्रतिदिन जो डेली वेज पे काम करने वाले लोग हैं, ठेला खोमचा दुकान, छोटी दुकान चलाने वाले, उनको किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई ना हो, उन्हें 1,000 रुपये की धनराशि उनके खातों में स्थानांतरित की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे श्रमिक हैं संगठित क्षेत्र के और असंगठित क्षेत्र के, उन श्रमिकों के खाते में भी धनराशियां स्थापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ लगभग 3 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। और उसके साथ साथ अतिरिक्त रूप से प्रदेश सरकार भी 5 किलो प्रति जो है इकाई राशन सबको निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जहां राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है वहां दवाई और टीका भी फ्री में दिया जा रहा है, टेस्ट भी फ्री में किए जा रहे हैं, इलाज भी प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी और जो निजी अस्पताल थे वहां पर भी अगर वो कंट्रोल रूम से रेफर हो गया उनको भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। वहीं सीएम योगी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों और अपने मंत्रियों को सतर्क रहने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं। सीएम योगी टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को लगातार तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दे चुके हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की तैयारियों को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता प्रणवीर कुमार पांडे ने औषधि निरीक्षक ब्रिजेश कुमार से खास बातचीत की है। कोविड-19 की महामारी में लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बेहाल हो चुकी थी। कहीं ऑक्सीजन की कमी थी तो कहीं लगातार दवाइयों में जो कालाबाजारी निकल करके आ रही थी उससे जनता लगातार परेशान थी। अब तीसरी लहर आने को है। शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर आदेश हो गया है कि तीसरी लहर के बारे में तैयारी कर लें और तैयारियों का जायजा भी लगातार उनके मंत्री और विभागीय कर्मचारी ले रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, तीसरी वेव जो है कोरोना की आने वाली है, ऐसे में आपके विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार आपने पहले वेव में, दूसरे वेव में लगातार आपका विभाग मेहनत करता चला आ रहा है। अब तीसरी लहर आने को है, किस प्रकार की तैयारियां हैं आपके विभाग में? सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे और हमारी प्रमुख सचिव अनीता सिंह के मैम के निर्देशन पे हम लोग की पर डे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास जो दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन हम लोगों ने तीसरी लहर से पहले ही ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा और उपलब्ध है। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट जो हमारे यहाँ प्राइवेट में 7 थे, आज ऑक्सीजन के प्लांट 7 प्लस जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब में रिफिलर सेंटर हैं
और जितने मैक्सिमम हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम लोगों ने नए ऑक्सीजन प्लांट लगवाना शुरू कर दिया है। उनको भी मोटिवेशन हम लोगों ने किया है कि अपने अपने प्लांट में, अपने अपने हॉस्पिटल में आप लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। जहां पर नहीं है उसकी व्यवस्था की गई है और की जा रही है। निश्चित तौर पर आपने सुना कि औषधि निरीक्षक एवं प्रशासन के ब्रजेश जी ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार से जो ऑनलाइन मेडिसिन है उसमें धोखाधड़ी होती है, उसमें नकली मेडिसिन आते हैं, नकली इंजेक्शन आते हैं। ऐसे में उन सब दवाइयों से आप दूर रहें, मेडिकल स्टोर पे जाएं और सावधानी पूर्वक खरीदें, पर्चा मैच कराएं। किसी भी प्रकार से अगर आपको शक होता है कि ये नकली दवा है तो संबंधित अधिकारी को तुरंत निर्देशित करें, तुरंत आप फोन करके इसकी सूचना दे सकते हैं और कार्यवाही की भी मांग कर सकते हैं। आप जागरूक रहें, ये आपकी सेवा में लगे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी कालाबाजारी या कोई भी ब्लैक कालाबाजारी अगर करते हुए दिखे तो आप तुरंत इनको संपर्क कर सकते हैं। सावधान रहने की जरूरत है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में दवा, मेडिसिन और ऑक्सीजन अवेलेबल है। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज में 3528 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए विधान भवन के नजदीक पहुंच गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह से शांत किया। आप बताएं कि ज्ञापन लेकर इनको इको गार्डन भेज दिया गया, जहां पहुंचकर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इको गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया। हजरतगंज में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि पुलिस भर्ती के 2015 के 34,716 पदों में से 3,528 रिक्त पदों पर अतिशीघ्र भर्ती की जानी चाहिए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस केस की सुनवाई के दौरान जेल के अंदर अपने लिए टीवी की डिमांड की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को टीवी की सुविधा दी जा रही है, लेकिन मेरे बैरक में टीवी नहीं लगवाई गई। जेल में मैं तन्हाई में हूं, अगर आप आदेश कर देंगे तो मुझे जेल में टीवी की सुविधा मिल जाएगी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश ने 5 जुलाई तक मुख्तार अंसारी की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एम्बुलेंस केस की विवेचना कर रहे अधिकारी मौजूद नहीं थे। मुख्तार अंसारी ने सीजेएम कोर्ट में जज से यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड ने मुझे फिजियोथेरेपी की सलाह दी है, वो सुविधा भी बांदा जेल में मुझे नहीं दी जा रही है। डॉक्टरों की सलाह को बांदा का जेल और जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं। राज्य सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप मुख्तार अंसारी ने यहां पर लगाया है। तो मुख्तार अंसारी ने जेल में कहा है कि मैं तन्हाई में हूं और सरकार सौतेला व्यवहार मेरे साथ लगातार कर रही है। सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी के मांगेराम वर्मा निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में यहां पर खुशी की लहर भी सहारनपुर में देखने को मिली है। तो बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन सहारनपुर में वापस लिया और बीजेपी के मांगेराम निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसके बाद से खुशी की लहर देखी गई है। वहीं रायबरेली की ऊंचाहार सीएचसी में रजिस्ट्रेशन करा चुके लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मांगेराम चौधरी जी की जीत हुई है और जैसा मैंने नामांकन के दिन आप सबके सामने कहा था कि पर्याप्त संख्या बल के साथ और बोर्ड के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में विजयी होगा। हमारे एक साथी ने एक नामांकन किया था, आज उसने स्वेच्छा से प्रातः 11 बजे अपना वो नामांकन पत्र वापस ले लिया और देश के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उस व्यक्ति ने आस्था व्यक्त करते हुए कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास व्यक्त करता हूं और उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और हम पहली बार सहारनपुर जनपद के जिला पंचायत के चुनाव के इतिहास में निर्विरोध अपना अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी जनपद सहारनपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस चुनाव को जिताने में अपना अमूल्य योगदान दिया है
मैं हृदय की गहराइयों से पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय मांगेराम चौधरी जी की तरफ से, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मांगेराम जी के अंदर विश्वास व्यक्त किया, उन्हें प्रत्याशी बनाया, हम आज उनको चेयरमैन बनाने में कामयाब रहे। रायबरेली के ऊंचाहार सीएससी में रजिस्ट्रेशन करा चुके लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो वहां वैक्सीन न होने की बात कहकर वापस लौटा दिया गया। इस पर केंद्र पर पहुंचे लोगों में नाराजगी दिखाई दी। उनका कहना है कि पिछले 4 दिनों से हम आ रहे हैं लेकिन हमको वापस लौटा दिया जाता है। सर इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे, यहाँ पर भी गए थे और अंदर में हॉस्पिटल है वहाँ पर भी गए थे। हाँ। आज 2-3 दिन 4 दिन से भटक रहे हैं सर, लेकिन कोई काहे का इंजेक्शन लगवाने के लिए? कोविड कोरोना का जी। तो क्या पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? हाँ सर रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं। पहले तो लोग बोला कि ऐसे जाओ ऐसे मिल जाएगा, हाँ। चाहे तो लोग भगा दिया। फिर हम बोले जाकर कंपनी में तो हमको कागज बना के दिया, हाँ। फिर कागज बना के लेकर आए हैं तो फिर भगा रहा है लोग। क्या कह रहे हैं? बोल रहा है कि जाओ वैक्सीन खत्म हो गया, और सैल्यूट भी अच्छा से नहीं, बात भी अच्छा से नहीं करता है लोग। लगता है कि मतलब जो अपने घर से ही लो दे रहा है लोग। वहीं बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों की काफी दिनों से लगातार तलाश थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई मामलों में लगातार फरार थे। वहीं झांसी के मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने कमिश्नरी सभागार में झांसी स्मार्ट सिटी की 19वीं बोर्ड बैठक की है। बैठक में मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने झांसी के जिला अस्पताल में मरीजों की ई प्रोफाइलिंग संबंधी प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने बताया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब मरीज पहली बार एडमिट होगा तो उसकी एक आईडी जनरेट कर दी जाएगी। इसके बाद वो मरीज जब भी दोबारा इलाज के लिए आएगा तो उस आईडी के माध्यम से ही उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। इसमें उसकी बीमारी और किए गए इलाज की पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। वहीं झांसी को स्मार्ट सिटी का रूप देने के लिए मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने इससे जुड़े सभी प्रोजेक्टों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।